15 साल पहले नोएडा में आरुषि का कत्ल उसी के घर के अंदर कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस घर की तलाशी लिए बगैर ही हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल निकल पड़ती है, जबकि हेमराज की लाश उसी घर की छत पर पड़ी थी। 15 साल बाद भी नोएडा पुलिस ने आरुषि केस से कोई सबक नहीं लिया। इस बार नोएडा की एक कोठी में एक महिला वकील का कत्ल हो जाता है। नोएडा पुलिस इस बार भी कोठी की तलाशी नहीं लेती। वो कातिल को बाहर ढूंढ रही होती है, जबकि कातिल उसी कोठी के अंदर मौजूद था। इन तस्वीरों को शायद ही कभी देश भूल पाए। ये नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 की तस्वीरें हैं। तस्वीरें 15 साल पुरानी 16 मई 2008 की है। ये वही फ्लैट है जिसके अंदर 15-16 मई की रात को आरुषि का कत्ल किया गया था। घर वालों ने कत्ल का शक घर के नौकर हेमराज पर जताया और नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को पकड़ने नेपाल रवाना हो गई। 2 दिन तक नोएडा पुलिस की टीम आरुषि के घर में चहलकदमी करती रही, पर इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि घर की छत को ही एक बार टटोल ले, क्योंकि जिस हेमराज को ढूंढने नोएडा पुलिस की टीम नेपाल गई थी, उस हेमराज की लाश आरुषि के इसी फ्लैट की छत पर पड़ी थी। पंद्रह साल बाद इसी नोएडा में उसी आरुषि के घर से फकत 2.5 किलोमीटर दूर एक कोठी में बिल्कुल आरुषि जैसी कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरुषि का कातिल आज भी छलावा बना हुआ है, जबकि इस कोठी में हुए कत्ल का कातिल गिरफ्त में तो आ चुका है, मगर उसकी गिरफ्तारी से पहले नोएडा पुलिस ने जो हरकत की, उसने 15 साल पुरानी आरुषि केस में नोएडा पुलिस की बचकानी हरकत की यादों को एक बार फिर जिंदा कर दिया। आरुषि केस में नोएडा पुलिस छत पर जाने के लिए 2 दिन तक इंतजार करती रही। इस केस में वही नोएडा पुलिस तो एक कोठी का दरवाजा खोलने या तोड़ने में पूरा दिन निकाल देती है। फिर जब कोठी का दरवाजा खुल जाता है तो उसके बाद भी 3200 स्क्वायर फीट में बनी इस 2 मंजिला कोठी में छुपे कातिल को तलाशने में उसे 12 घंटे लग जाते हैं। कमाल की बात यह कि आरुषि केस की तरह इस बार भी कोठी में छुपे कातिल को ढूंढने नोएडा पुलिस की एक टीम फिर से नेपाल यात्रा पर निकलने वाली थी। 15 साल पहले आरुषि और हेमराज का कत्ल हुआ था। अब 15 साल बाद कत्ल की ये कहानी एक महिला वकील रेणु सिन्हा की है। रेणु अपने पति नितिन नाथ सिन्हा के साथ इसी कोठी में रहा करती थी। नितिन नाथ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी IIS के 1986 बैच के अफसर थे, लेकिन सिर्फ 12 साल की नौकरी के बाद 1998 में उसने BRS ले लिया और एक अमेरिकी फर्म के साथ जुड़ गया। नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इन दोनों का एक बेटा है जो अमेरिका में नौकरी करता है और साल में एक आध बार घर आता है। यानी नोएडा की इस कोठी में दोनों पति पत्नी अकेले रहा करते हैं। हालांकि पिछले काफी वक्त से पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, लिहाजा एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहा करते थे। मेरी बहन और उनके पति के बीच में संबंध शादी के बाद से लगातार बहुत खराब रहे हैं। मेरी बहन की हमेशा से ये कोशिश थी कि वो अपना परिवार बचाना चाहती थी, क्योंकि शादी के मुश्किल से 2 साल के भीतर ही उनका एक लड़का था और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से बच्चे के परवरिश में कोई कमी आए, उसे अपने पिता की कमी खले। इसलिए हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम इंतजाम के बाद भी मेरी बहन अपने पति के घर में ही रहती थी। रेणु सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार की बहन है। अजय के मुताबिक हर रविवार को रेणु नोएडा में ही उनके घर लंच पर आया करती थी। आने से पहले वो फोन किया करती थी, लेकिन बीते रविवार को न उन्होंने फोन किया और न ही अजय के घर आई। अजय ने रेणु को कई बार फोन मिलाया, घंटी बजती रही, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी बहन की आदत है कि वो हर रोज मेरे पिता और माता से
कम से कम 3 या 4 बार दिन में बात करती हैं। शनिवार को उन्होंने बात नहीं की मेरे माता पिता से। इतवार को हमेशा का ये एक रिवाज है, एक रूटीन है हमारा कि हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं दोपहर में। 12 साढ़े 12 के आसपास आमतौर पर वो मेरे घर आ जाती हैं। रविवार को जब 12:30 तक वो नहीं आई तो मुझे चिंता हुई। फिर मैंने उनके एक मित्र को फ़ोन किया क्योंकि उनका नंबर मेरे पास था। वो एक स्थानीय बुद्धिस्ट ग्रुप का हिस्सा भी थी मेरी बहन। और उसके बाद ये पता चला कि उस दिन बुद्धिस्ट मीटिंग नहीं हुई है ग्रुप की। करीब 2 बजे के आसपास मुझे लगा कि स्थिति ठीक नहीं है और फिर मेरी बहन की एक मित्र और मैं लगभग आसपास ही 2:15 के आसपास 2:30 के आसपास वहाँ पहुँचे और फिर हमने कोशिश की अंदर जाने की। घर बंद था और तुरंत मैंने 112 पर कॉल किया। परेशान अजय ने इसके बाद नोएडा सेक्टर 20 थाने में शिकायत दर्ज कराई, मगर पूरा दिन बीत गया, नोएडा पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में ऊपर से फोन जाने पर शाम को नोएडा पुलिस हरकत में आई। इसके बाद सेक्टर 20 थाने के एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सभी कोठी पर पहुंचे। कोठी पर ताला लगा था, मगर कोठी का एसी ऑन था। अजय कहते रहे कि कुछ गड़बड़ है, मगर पुलिस ताला तोड़कर अंदर जाने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में बड़ी मुश्किल से पुलिस तैयार हुई, लेकिन फिर बहाना बनाने लगी कि ताला तोड़ने का कोई औजार उनके पास नहीं है। औजार भी उन्होंने रेनू के घर वालों से ही लाने को कहा। खैर, किसी तरह घर वाले औजार लाए, तब दरवाजे का ताला टूटा। कोठी के अंदर सब कुछ अपनी जगह करीने से था, मगर जब पुलिस की टीम बाथरूम में पहुंची तो पाया कि अंदर रेनू की खून से लथपथ लाश पड़ी है। अब फौरन फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, मगर कमाल देखी कि दोनों ही सिर्फ 15 मिनट में अपना काम समेट कर वहां से चलते बने। आरुषि की तरह ही रेनू की लाश कब्जे में लेकर पुलिस उसे अस्पताल भेजती है और पूरी टीम कोठी से निकल पड़ती है। कोठी का दरवाजा एक बार फिर से बंद हो जाता है। तब शाम के करीब 7 बजे थे। उसने अंदर मेरे साथ पाया कि मेरी बहन मृत अवस्था में है। वहां पर उनके शरीर पर बहुत सारी चोटें थीं। वो स्थिति इतना भयावह स्थिति थी कि मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पाया। मैं बाहर निकला और उसके बाद मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे और उनकी निगरानी में पूरी जांच हुई, पूरी खोजबीन हुई। लाश मिलते ही अजय और बाकी घर वाले इस कत्ल के लिए सीधे रेनू के पति नितिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब पुलिस नितिन की तलाश शुरू करती है। जब पता चलता है कि नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो पुलिस को शक होता है कि कहीं वो नेपाल के रास्ते विदेश भाग न जाए। लिहाजा नोएडा पुलिस की एक टीम को नेपाल भेजने का फैसला लिया जाता है। रेनू के कत्ल के बाद पूरे दिन सोती रही नोएडा पुलिस अब पहली बार हरकत में आती है। नितिन के फोन के लोकेशन को ट्रेस करने के साथ साथ कोठी के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है। तब एक अजीब बात पता चलती है। कैमरा बता रहा था कि नितिन शनिवार को कोठी में दाखिल तो हुआ है, पर उसके बाद से वो कोठी से बाहर नहीं निकला। नितिन के फोन का लोकेशन भी यही बता रहा था कि वो कोठी के आसपास ही मौजूद है। इसी के बाद रात 12 बजे नोएडा पुलिस रेनू के परिवार के साथ एक बार फिर उसी कोठी में पहुंचती है। रात में ही 12 से 1 के बीच में मेरे पास पुलिस का फोन आया, क्योंकि घर की चाबी लॉक कर मुझे दी गई थी कि आप आइए, हम देखना चाहते हैं, हमें कुछ सुराग मिले हैं, हम पड़ताल करना चाहते हैं। मैं और मेरे 2 मित्र रात में तकरीबन 1:10 या 1:20 हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, हम लोग वहां पहुंचे। 2 मंजिला इस कोठी में अब फिर से तलाशी शुरू होती है। करीब 3 घंटे तक पुलिस कोठी को छानती है। इसी दौरान कोठी के अंदर एक स्टोर का पता चलता है। स्टोर अंदर से लॉक था। पुलिस की टीम स्टोर के दरवाजे को लात मारकर जब तोड़ती है तो छोटे से उस स्टोर के अंदर एक शख्स दुबका सा बैठा हुआ था। उसके पास फोन, चार्जर, कॉफी का मग था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नितिन नाथ था, रेनू का पति। जब नितिन पुलिस के शिकंजे में आया तब देर रात के 3 बज रहे थे। पहली मंजिल पर जो एक हिस्सा पूरी तरीके से देखा गया था, दूसरे हिस्से को भी फिर तोड़कर देखा गया। और जब ये किया जा रहा था उसी वक्त बीच में एक कॉरिडोर था जिसमें दोनों तरफ से दरवाजे अंदर से बंद थे, जिस पर पुलिस को शक हुआ कि जरूर इस कॉरिडोर में ही आरोपी मौजूद है। दरवाजा तोड़ा गया और आरोपी अंदर बैठा हुआ
पाया गया। जब वो बाहर निकला तो बहुत ही एरोगेंट तरीके से बाहर था, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। यानी रेनू का कातिल लगातार कोठी के अंदर ही मौजूद था, कत्ल से पहले भी और कत्ल के बाद भी, और नोएडा पुलिस उसे बाहर ढूंढ रही थी। अगर नोएडा पुलिस ने आरुषि केस की तरह गलती न की होती तो शाम को रेनू की लाश के साथ ही कातिल भी हाथ आ जाता। लेकिन क्या मजाल जो नोएडा पुलिस अपनी गलती मान गई। 7 से 8 घंटे लगे आरोपी को ढूंढने में, वो घर में ही छिपा हुआ था। इसीलिए सर मेरा सवाल इसीलिए है कि पुलिस पर इसलिए सवाल हो रहा है कि भाई एक ही जगह पर आरोपी था, 100 मीटर के दायरे में था, तो इतना वक्त क्यों लग गया? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्च और सीजर का एक प्रोसेस होता है, एविडेंस कलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। हमारा पहला काम होता है कि हम एविडेंस को कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है वो पुलिस ने सर्च और सीजर स्टार्ट किया, और पूरी कार्रवाई जो है वो जो डिसीज जो मृतका है उनके ब्रदर की जो है वो निशानदेही पे की गई, इसलिए जो है ताकि कल को कोई जो है वो इस तरह की शंका या शुबा न रह जाए कि कोई बात जो है वो छिपाई गई है या लेट हुई है। अलबत्ता पूछताछ में नितिन ने ये जरूर कबूल किया है कि अपनी पत्नी रेनू को उसी ने मारा है। बकौल पुलिस कत्ल की वजह यही कोठी बनी। नितिन कोठी बेचना चाहता था, जबकि रेनू ऐसा नहीं चाहती थी। नितिन ने बिना रेनू को बताए इस कोठी का सौदा भी कर दिया था। सौदा करीब 3 करोड़ रुपए में हुआ था। पैसे अगले 10 दिनों में मिलने थे। इसी सौदे की भनक रेनू को लग गई, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और नितिन ने रेनू का कत्ल कर दिया। नितिन नाथ सिंह के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। नितिन नाथ सिंह कई बार विदेश यात्रा कर चुके थे। वो चाहते थे कि वो विदेश में ही रहें। घर किस लिए बेच रहे थे इसकी जानकारी हमें नहीं है, ना ही परिवार को कभी मेरी बहन ने ये जानकारी दी कि किस वजह से वो घर बेच रहा है। हफ्ते भर पहले मेरी बहन ने ये बताया था कि नितिन शायद घर बेच सकता है। कत्ल के बाद नितिन ने धीरे धीरे सबूत मिटाने का काम भी शुरू कर दिया था। उसने खून के छींटों को भी साफ कर दिया था। दरअसल नितिन का इरादा रविवार रात को ही रेनू की लाश को ठिकाने लगाने का था। एक बार लाश गायब कर देने के बाद वो रेनू की गुमशुदगी का नाटक कर किसी तरह 10 दिन निकालना चाहता था। 10 दिन बाद जैसे ही कोठी के पैसे उसके पास आ जाते, वो ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ ब्रिटेन भाग जाता। ये उनका प्लान तो यही था कि अगर जो है वो पुलिस जांच जैसी धीमी होती या वहाँ से हटते तो वहाँ से वो भाग जाते। उनके दिमाग में यही चीज़ थी जो पूछताछ में हम लोगों को पता चली। सर और क्या बताया, कितने बजे उसने मारा, ये क्या उसने जानकारी दी इस बारे में? ये उन्होंने बताया था कि मॉर्निंग में जो है वो इनका झगड़ा हुआ इनसे, और प्रॉपर्टी सेल आउट करने को लेकर ही झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान जो है इन्होंने इनकी जो है वो हत्या कर दी। अब पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश में है कि नितिन ने रेनू की लाश को ठिकाने लगाने का कौन सा रास्ता या तरीका चुना था। जांच की गई, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिससे ये साफ हुआ कि ये जो है हत्या का मामला है और उनके पति गायब है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था, लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी। पुलिस ने कई जगहों पर, ये आप घर दिखाना मैं चाहूंगा, इस घर के ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर से लेकर तमाम जो दोनों ही जगह है, ऊपर तो टेरिस है, यानी फर्स्ट फ्लोर तक जो तमाम कमरे थे और जो पीछे की तरफ कमरे हैं, इसके जो बैक पोर्शन में जो कमरे हैं, ये तमाम कमरों को खंगाला, लेकिन कहीं भी जो आरोपी है वो नजर नहीं आया। कुछ ऐसे कमरे थे जो लॉक थे, और कुछ ऐसे एक स्टोर रूम था जो लॉक था। इसके बारे में पुलिस ने शुरुआत में उसको नहीं तोड़ा, लेकिन पुलिस को जब क्लू मिले कि आरोपी हो सकता है यहाँ पर हो, उसके बाद उन्होंने स्टोर का जो एक स्टोर था उसको खोला, उसको तोड़ा, उसका गेट, तब पता चला आरोपी उसके अंदर छिपा बैठा था। चिराग गोठी और भूपेंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक।